नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमि। आज का विषय किसान कैसे करे खेती। दर्शकों, आपका अभिनंदन। हम एक अति महत्वपूर्ण व उपयोगी चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की हमारी यह चर्चा किसानों के बारे में होगी। इसमें आप जानेंगे किसान कैसे अपने परिश्रम का फल पा सकता है। तो आइए हम इस बारे में आदरणीय श्री रामेंद्र कुमार द्विवेदी जी से सुनते हैं। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व दूसरों को लाभ पहुँचे इसलिए इसे शेयर भी करें। यह वीडियो अंत तक देखें। पंडित जी, राम राम। राम। आपका स्वागत है। प्रश्न यह है कि भारत एक किसानों का देश है और इस राष्ट्र की आधी जनता कृषि कार्य पर निर्भर है। कृपया किसानों के बारे में कुछ बताइए। बहुत सुंदर आज का आपने जो विषय लिया है। जी हाँ। किसान एक बहुत ही कल्याणकारी शब्द है जी हाँ। जो अपना परिश्रम करके खेतों में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर जी हाँ। और बड़े परिश्रम से अन्न उपजाता है। जी हाँ। और हमारे देश की आधी से ज़्यादा जो जनता है वो इस कार्य में लगी हुई है। जी और हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है वो कृषि आधारित है। जी इसका एक बहुत बड़ा जो भाग है वो कृषि की आय से ही चलता है। आप जो आज के विषय के बारे में जो जानना चाहते हैं वो आप थोड़ा एक एक करके अपने जो प्रश्न हैं उनको आप पूछते रहिए जी और उसके बारे में जो भी मुझे समझ है वो मैं किसानों के साथ शेयर करूँगा। जी हाँ। तो किसान हमारे लिए, समाज के लिए और हर किसी का जो है उत्पादन के द्वारा वो पेट भरने संबंधी अति उपयोगी और आवश्यक कार्य को करता है और इसीलिए उसको अन्नदाता भी कहा जाता है। जी हाँ। हमारा दूसरा प्रश्न यह है, किसान अपने खेतों में दिन रात परिश्रम करता है फिर भी उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। इस के बारे में मार्गदर्शन देने की कृपा करें। हाँ, ये जो बात है कि हम सुनते हैं और देखते हैं और बहुत सारे अनुभव भी हम सुनते हैं कि जो किसान है वो बहुत परिश्रम करता है, संघर्ष करता है, रात दिन खेतों में लगा रहता है, हार्ड वर्क करता है जी हाँ। और अपना खून पसीना एक कर देता है। जी हाँ। और जब फसल आती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट की जो पोजीशन होती है उसमें बहुत सी जो अच्छी फसल भी होती है और बहुत सी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होने के कारण कई लोग सस्ते में भी फसल उगा लेते हैं और उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। तो ऐसे में कभी आवक ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो मैंने ये पाया है अपने अभी इतने समय के एक अनुभव में कि बहुत सी जो अनाज होता है, सब्जियां होती है, वो बहुत नष्ट भी हो जाती है। जी हाँ। और किसानों को कभी अधिकता के कारण, कभी कमी के कारण जी हाँ। उसका पर्याप्त जो है मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ये एक बहुत, इसमें बहुत बैलेंस करने की आवश्यकता है कि हम कितना अनाज पैदा करें और किस तरह से वो बाज़ार में आए जी हाँ। और हर एक किसान को उसकी जो उत्पादन क्षमता है, उसकी जो अनाज की गुणवत्ता है और उसके परिश्रम के अनुसार उसको उचित दाम मिले, ऐसी कोई व्यवस्था इस प्रकार से हो जी तो हाँ। हर एक किसान के भाग में उसका जो है पारिश्रमिक उसको मिल सकता है, उसको
उसका लाभ हो सकता है, उसकी आय हो सकती है। जी, अब चूँकि ये हर कुछ तो हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है। जी हाँ, मतलब ये हम नहीं कह सकते कि आपने ये पैदा किया है, वो अनाज पैदा किया है, ये है इसका ये मूल्य है। वो मार्केट की जो एक स्थिति होती है, जी हाँ, उसमें उतार-चढ़ाव होता है। कभी किसी के साथ अच्छा हो जाता है, कभी किसी को खर्चा भी निकालना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, तो ये एक इम्बैलेंस्ड जो कंडीशन आती है जी हाँ, और एक अभाव सा लगता है किसान को कि मैंने इतना परिश्रम किया जी हाँ, और बदले में मुझे मार्केट से जो है बराबर उसका रिस्पांस नहीं मिला, जी हाँ, या बहुत परेशानियां हुई पैसा आने में। तो इसके और भी कोई घटक कारण हो सकते हैं, अब हम देखते हैं आगे। जी हाँ। हमारा तीसरा प्रश्न यह है, क्या आप आधुनिक युग में हो रही खेती व उसमें जो बीज, खाद, दवाई और उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, उसके बारे में मार्गदर्शन देने की कृपा करें? हाँ, ये बहुत उपयोगी प्रश्न है, क्योंकि हम आजकल इस मॉडर्न एज में, और कुछ तो ये कहते हैं कि आधुनिक कृषि उसके रूप में जो बहुत से परिवर्तन हुए हैं, वो परिवर्तन जो प्राचीन समय में या अभी से 30-40 वर्षों के पहले जो भी फसल या किसान खेती करते थे, जी हाँ, उसमें एक गुणवत्ता रहती थी। जी हाँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब 10-20 साल से तो बहुत मतलब अत्यधिक प्रतिस्पर्धा इसमें आ गई है। जी और चूँकि खेती कृषि करने वाले जो किसान होते हैं, वो प्रायः पारंपरिक होते हैं। हाँ, जी हाँ, जैसे उनके पूर्वजों ने भी यही कार्य किया था, जी वो हाँ, लोग भी इसको कर रहे हैं। उनकी आने वाली जो संतानें हैं, वो भी इसी को करना चाहती है या उसमें कोई बदलाव करती है। तो ये जो आधुनिकता इसमें आ गई है, वो इसमें एक विज्ञान का जो एक फैक्टर है, जी हाँ, ये बहुत मतलब काम करता है। और उसमें ऐसे बहुत सी ऐसी बातें बताई जाती है कि किसान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। जी हाँ, बीजों के रूप में बताई जाती है, दवाइयाँ हैं उसके, जो मेडिसिन्स है, जो छिड़काव है दवाइयों का, जी हाँ, उसमें तरह-तरह के कारण तर्क दिए जाते हैं, इससे ये लाभ है, उससे ये फ़ायदा है। जी, और जो बीज हुआ उसका, और इसमें हम देखते हैं इसके जो उपकरण हैं, जी, जैसे भाई आप देखेंगे कि ट्रैक्टर से भी खेत जोता जाता है, जी, और मशीनें होती है जिनसे कि फसल को काटा भी जाता है। जी हाँ, तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो किसान का जो अपना परिश्रम है, जी हाँ, उसका अपना जो एक जुड़ाव होता था कृषि से, जी, वह व्यापारिक स्तर पर आ गया है। जी हाँ, अब वो चाह करके भी उसको व्यक्ति या ऐसे मजदूर या काम करने वाले उसको नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि वो मानव आधारित कृषि को कर सके, जिसमें मानव का श्रम लगा हो। जी हाँ, तो उसमें आजकल काफ़ी संकट की स्थिति है। तो खेतों में काम करने वाले जो खेतिहर होते हैं, मजदूर होते हैं, वो भी अब प्रायः 2 परिवारों में सिमट कर के रह गए हैं। तो इससे क्या होता है कि हम उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। जी हाँ, और ये उपकरणों से जो पैदा होती है चीज़ें, जो अनाज पैदा होता है, फसल बनती है, तो सब्जियाँ बनती हैं, पकती है, जी हाँ, पैदा होती है उसमें, वो वो स्वाद नहीं होता है, वो टेस्ट नहीं होता उसमें। जी, हम ऐसा वैज्ञानिक दृष्टि से वो अपने ऑफ़र दिए जाते हैं कि हाँ, इसमें ये तत्व पाया जाता है, इससे ये होता है, और इससे कोई हानि नहीं होगी, या कोई भी उत्पादन बढ़ेगा, और जो भी आकार है फसल का या अनाज का या सब्जियों का, वो काफ़ी बड़ा होगा। जी, तो उसमें एक चीज़ जो रहती है मुख्य रूप से, जो उसका प्राकृतिक गुण होता है, सब्जी हो, अनाज हो या फल हो, जी, वो नष्ट होता है। वो उतना सुदृढ़ रूप से, या उसमें वो जो पौष्टिकता होना चाहिए, जी, वो नहीं रह पाती है, क्योंकि देखा है, हम मार्केट भी जाते हैं,
जी हाँ। कभी कभी बहुत सी सब्जियां आ जाती हैं ऐसी और सस्ते दामों में बेची जाती है, कोई फल भी ऐसे होते हैं जी हाँ। और अनाज भी होता है। क्वालिटी मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात होती है इससे आधुनिक कृषि के द्वारा। तो ये तो हमको बहुत सावधान रह के इसमें कदम बढ़ाना चाहिए। और हमारी पारंपरिक कृषि का जो एक जो दृष्टि थी, एक जो उसका एक तात्विक कारण था करने का, जी। अ, अगर आप कृषक हैं और आप अच्छी आय पाना चाहते हैं तो आपको उस ओर ध्यान देना चाहिए जी। और एक प्रोफेशनल एग्रीकल्चर आपको करना चाहिए। जी। हमारा अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का है, किसानों की इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी व प्रतिस्पर्धा के युग में कैसे तालमेल बिठाना चाहिए, जिससे कि वह कृषि का उचित मूल्य प्राप्त कर सके? इस बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। ये टोटली जो है कि मार्केट जो डेवलपमेंट होता है कि चीज़ें व्यापार में व्यापारियों के लिए कौन सी चीज़, कौन सा अनाज, कौन सी सब्जी, फल किस क्षेत्र में अधिक उपयोगी होते हैं, तो वो उसको वहाँ भेजने का प्रयास करते हैं, वहाँ बेचना चाहते हैं उसको। तो उन्हीं चीज़ों की वो खरीदी भी करते हैं, चाहे वो जिस नगर में हो या ग्राम में हो, मंडी में हो, जहाँ जो मांग होती है, क्योंकि व्यापारी काफ़ी एडवांस होता है, उसको पता होता है कि कहाँ किस चीज़ की मांग होती है। और किसान इतना ज़्यादा अपडेट नहीं होता है, वो उसका संबंध केवल अपनी फसल को ले जा कर के या मंडी में रखना होता है या मार्केट में जो भी ग्राहक या उसके जो खरीदार होते हैं, जो उपलब्ध होते हैं, वो उनको बेचने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कोई भी एक वस्तु है, सब्जी है या फल है या कोई अनाज है, तो वो उसी के रेट में या उसी भाव में या उससे कम भाव में दूसरा व्यक्ति भी उसको देना चाहता है। जी हाँ। और व्यापारी ऐसे ऑफर्स जो है वो उसकी ताक में रहता है कि हमको कोई ऐसा किसान मिले, ऐसा जो माल मिले जिससे कि हम कम पैसा दे करके और अधिक लाभ कमा सकें। जी। तो इस उधेड़-बुन में जो इसकी प्रतिस्पर्धा है वो इस तरह से बढ़ जाती है। जी। इसमें किसान को अपने स्वविवेक से कार्य करना चाहिए। वो ये देखे कि उसको इस चीज़ का मूल्य कहाँ पर किसके द्वारा अधिक मिल सकता है। जी। उन अवसरों को, उन व्यापारियों को या अपने माल को बेचने की उन स्थितियों का पता लगाए और फिर उसको बेचने का प्रयास करें। और अपनी जो क्वालिटी होती है, उसकी अनाज की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो उसको देखे कि वो हम मतलब मेरे अलावा और किसके पास ऐसा हो सकता है और मैं किस व्यापारी को ये अनाज बेच सकता हूँ। जी हाँ। इसको अपनी विशेषताएँ बताना होगी। जी हाँ। हमारा हमारा अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, क्या ऐसे भी तरीके हैं जिन्हें अपनाने से किसान अपनी फसल को सुरक्षित उगा सकता है, उसे पका सकता है और उचित दाम प्राप्त कर सकता है? इस बारे में मार्गदर्शन देने की कृपा करें। ये आपका जो बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब आपको कोई रिज़ल्ट्स ना मिल रहे हों और आपका जो परिश्रम है, वो ऐसा लगता है कि ये हमने जो पसीना और पानी की तरह बहा दिया है, तो उसके बाद भी हमारे पास कोई प्राप्ति नहीं है, कोई रिज़ल्ट नहीं है, कोई उसका उससे संबंधित जो आय होना चाहिए वो भी कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो किसान सोचता है कि वो क्या करे, ऐसे कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा वो इस प्रतिस्पर्धा के युग में अपनी जो फसल है, उसका जो उत्पादन है, जो उसके खेतों से हुआ है, उसके परिश्रम से हुआ है, उसका उचित मूल्य वो कैसे प्राप्त करे। अब यहाँ हम अपने ज्ञान और इसकी दृष्टि से अगर देखेंगे, तो ये बात तो मार्केट की तो अपने स्थान पर है कि कहाँ किसको कितना लाभ मिलना है और वो क्या जोड़-तोड़ बिठाता है या उसके क्या समीकरण है जो जिनको लागू करके उससे लाभ उठा सकता है, कृषि से उसको बेच करके। लेकिन हम इसमें ये देखें कि कोई भी किसान जो इतना परिश्रम करता है,
उसकी सफलता के पीछे बहुत सी ऐसी बातें होती है जो वो समझ नहीं पाता है। तो कृषि को हम किस तरह से मतलब करें, उसमें ऐसी क्या बातें जोड़ दें या क्या ऐसे काम करें जिससे कि हमारी जो ये कृषि एक पवित्र कार्य है, तो हम धरती माता को जो है उसका सीना जो है छलनी करते हैं, उसको खोदते हैं जी हाँ, धरती को, फिर उससे उसमें अनाज बीज बोते हैं जी और हाँ, फसल में पानी दे करके और उसको तरह तरह से बचाव करके उसको बड़ा करते हैं। जी तो हाँ, धरती का सीना चीर कर हम ये जो अनाज पैदा करते हैं, जी हाँ, ये हम दूसरों के कल्याण के लिए ही करते हैं, इससे भूख मिटती है, जी मनुष्य का जीवन चलता है, उसका पोषण होता है शरीर का और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इसीलिए हम ऐसी कृषि करना चाहते हैं। तो इसमें जो आधुनिक कृषि है, इसमें जो कुछ तालमेल अगर बना सकते हैं, तो पारंपरिक कृषि के जो तरीके रहे हैं, वो यहाँ बहुत उपयोगी हो सकते हैं। आजकल जैसे जैविक कृषि का भी एक जो है आरंभ हो चुका है और उसके जो भी फसल आती है, सब्जियां हैं या फल हैं, अनाज है, वो काफ़ी पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है, ऐसा मेरे सुनने में भी आता है जी हाँ, और इसका अनुभव मैंने देखा है, लोगों से भी सुना है। जी तो जो किसान इसमें लगे हैं, जो इसकी इसकी पैदावार कर रहे हैं, जी तो वो भी एक आधुनिक युग में ही हैं, जी हाँ, कोई अलग से तो आए नहीं है वो। और आप आधुनिक कृषि में दवाई, बीज, खाद और इन सब को जो है कि एलिमेंट्स से तो अगर देखेंगे, मेडिसिन्स के रूप में देखेंगे, यूज़ करेंगे, कीट पतंग इनके जो है मतलब नष्ट करने के लिए अगर हम उसका उपयोग करते हैं, तो गुणवत्ता में तो अंतर आ ही जाता है। जी तो हमको ये देखना चाहिए कि हम उन बातों का भी पालन कर सकें जिससे हमारी जो फसल है उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे जी और आधुनिक कृषि के जो भी साधन हैं, तो जी हाँ, उनका भी हम एक संतुलित प्रयोग करें। जी हाँ, तो ये अगर हम थोड़ा इस प्रकार से एक भौतिक तालमेल बिठाते हैं, जी हाँ, तो भी हम अपनी फसल को अच्छे से मतलब पैदा कर सकते हैं या होने दे सकते हैं और फिर उसका उचित मूल्य भी उनको मिलेगा जब कोई अच्छी गुणवत्ता वाली फसल होगी, अनाज होगा, तो इसका मार्केट वैल्यू भी उतना ही होता है। जी हाँ। हमारा अगला प्रश्न छठा यह है कि क्या ज्योतिष व प्राकृतिक दृष्टि से किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिससे उन्हें प्रकृति का, ईश्वर का व भाग्य की अनुकूलता का भी लाभ मिल सके, उनके द्वारा पैदा की गई फसल, अनाज, सब्जियां आदि स्वादिष्ट हों, पौष्टिक हों, स्वास्थ्यवर्धक हों, इस बारे में मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखो ये थोड़ा हमको जो किसान भाइयों के लिए, उन परिवारों के लिए और समाज के लिए और सभी के लिए ये बहुत एक कल्याणकारी प्रश्न है और इसका उत्तर यदि हम देखें तो इसमें बहुत सी बातें ऐसी होती है जो आजकल का किसान मेरे विचार से तो नहीं कर पाता होगा जी और जो कुछ लोग पारंपरिक हैं जो बहुत पहले से कृषि कार्य करते आ रहे हैं, जी तो उनके यहाँ निश्चित रूप से कुछ न कुछ बातों का पालन होता होगा। जो एक संयुक्त परिवार में हैं, जो मिलजुल कर कृषि करते हैं जी और जिनके पास कुछ पैतृक पूँजी है, जो कुछ ज्ञान की भी पूँजी होती है, जी जिससे उनको कुछ तरीके पता होते हैं, उसका पालन करने से भी उनके यहाँ जो है भरा पूरा अनाज होता है और अच्छी खासी आय भी हो जाती है। जी तो इसमें एक चीज़ तो हमको ये ध्यान रखना है कि किसान अपने खेतों में कभी भी उठ कर के चला जाता है। जब जी भी उसको आवश्यकता होती है, वो ना रात देखता है, ना दिन देखता है। जी तो इसमें हम कुछ अगर ज्योतिष संबंधी कुछ बातों का पालन करना भी चाहें, जी तो उनको थोड़ा मानसिक रूप से इसके लिए तैयार होना होगा। जी जो लोग बिल्कुल भी नहीं समझते हैं कि इसका इस तरह से भी उपयोग हो सकता है कृषि में, जी तो उनको अपना जो एक मेंटल स्टैंडर्ड है, जी एक जो मेंटल पोजीशन है, उसमें हल्का सा बदलाव तो लाना पड़ेगा। जी
अगर उनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, केवल आप परिश्रम कर रहे हैं, घोर परिश्रम कर रहे हैं, दिन में रात में, आपको बिल्कुल त्यौहार है, कुछ भी है, आपकी फसल खड़ी है खेतों में जी हाँ, और आपका मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप हाड़ मांस अपना लगा दे रहे हैं, जी हाँ, खून पसीना एक कर रहे हैं, आपके शरीर का रंग भी काला पड़ रहा है, जी हाँ, आप दुबले हो रहे हैं, आपको वही चिंता लगी है फसल की, जी हाँ, और इतना कठोर श्रम करने के बाद भी जी हाँ, यदि आपको पर्याप्त धन प्राप्त नहीं हो रहा है, जी हाँ, तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में कोई न कोई दोष भी हो सकता है जी, और कोई ऐसी कमी हो सकती है जी, जिसको हमको दूर करने का प्रयास जो है करना चाहिए। तो जी, ऐसे में क्या होता है कि जब भी हम अपने खेतों में जाएँ, जी, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम थोड़ा एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाएँ जी, कि हमको इतने समय हमारा ये टाइम है, इसमें हम खेतों में जाना होता है, जी, तो आप उसकी तैयारी करके रखें। जी, और प्रायः ये होता है कि कोई भी किसान अगर वो समय का पाबंद नहीं है और केवल मेहनत करना जानता है, तो हो सकता है उसको सफलता मिल भी जाए, पर प्रायः ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को वैसे ही सफलता मिले। जी, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी अपने घर से निकलें, तो हम पहले अपने आप को स्वयं को तैयार कर लें। जी हाँ, हम अपना शुद्ध होकर घर में दिया बत्ती करें, जो भी आपके यहाँ कुछ नियम होता है उसको करें, जी हाँ, या घर के कुछ लोग हैं वो उठ जाएँ पहले जी हाँ, और आप अपने काम पर निकलें, उसके पहले आप पूरी तरह से फिट हों। जी हाँ, आप एकदम आपको ऐसा लगे कि हाँ, मैं कुछ करने जा रहा हूँ जी, और आप फिट हों, मेंटली फिट हों, आप फिज़िकली फिट हों, जी, आपका मन भी अच्छा हो, आप जाएँ, अपने खेतों में जाएँ, उसको प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें जी, और एक निश्चित स्थान से अपने खेत में प्रवेश करें जी, और उसका एक निरीक्षण करें। और थोड़ा चारों ओर दृष्टि डालें, आप देखें अपनी फसल को या जी, अपनी भूमि को जो आप उसको तैयार करना चाहते हैं। जी, और हो सके तो आप उसमें जब आरंभ करने जाएँ, उसमें कुछ बोने की तैयारी हो या कृषि भूमि को तैयार करने का, जब अभी थोड़े समय बाद ही ये सब होने लगेगा, जी हाँ, कुछ दिनों बाद, तो आप थोड़ा उसकी उसकी ओर ध्यान दें और कुछ अपने साथ गंगा जल रखें, जी हाँ, उसका छिड़काव करें, गौमूत्र रखें, जी हाँ, उसका छिड़काव करें और ये भी थोड़ी तैयारी रखें कि जो जितना भी गोबर आपके पास होता है, जी हाँ, भले आपको ऐसा लगे कि इसमें तो बहुत ट्रालियाँ जो है, ट्रॉलीज़ जो हैं वो लगेंगी जी, छिड़काव करने में खाद के रूप में, जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो भी उपलब्ध हो, 1 ट्राली, 2 गाड़ी, 1 गाड़ी जितना भी हो, वो आप थोड़ा-थोड़ा ढेरी बना कर के भी अपने खेतों में डाल सकते हैं। जी, इससे क्या होगा कि ये वस्तुएँ वास्तव में काम करती हैं। जी, इनका मतलब दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है और इससे आपके उसमें शुभत्व की वृद्धि होती है। जी हाँ, ये इनका पालन करने से आपके कृषि कार्य में, आपके परिश्रम में एक शुभत्व की वृद्धि होगी, फल प्राप्ति में भी होगी। जी हाँ, और इसके अलावा ऐसे बहुत सी और भी बातें हैं, तो इसके लिए मुहूर्त भी होते हैं कि आपको फसल कब बोना है और कौन-सा अनाज या सब्ज़ी या फल या फूल जो भी आप बोना चाहते हैं, वो आपके राशि के अनुकूल हो या आपके मतलब भाग्य के अनुकूल हो, उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। जो चीज़ें जो कृषि उत्पादन आपको फले, उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। जी, और इससे संबंधित जो मुहूर्त होता है, जी, क्योंकि खेतों में जाने का, बीज बोने का, फसल काटने का, ये सब भी मुहूर्त होते हैं इसके। जी, तो आप उन्हीं उन्हीं का एक शेड्यूल बनाएँ जी, कि हम 3 महीने की फसल है, उसमें हमको क्या-क्या चीज़ें करना होता है जी, और उस समय में केवल उन्हीं कामों पर आप ध्यान दें। जी, आप घर में जितने भी लोग हैं, 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 4-6 लोग तो कम से कम रहते ही हैं जो कृषि पर ध्यान देते हैं। कहीं-कहीं छोटा कृषि का जो है भूखंड होता है, उसमें जी, 1-2 लोगों को भी देखा है मैंने काम करते हुए। जी हाँ, तो फिर भी ऐसा प्रयास करें कि आप उसको ऐसा टाइमली मेंटेन करें जी हाँ, कि इतने-इतने समय में हमको ये कार्य करना है, तो उसको छोड़ कर के ना जाएँ। कभी भी अपने जो खेत हैं, अपनी भूमि है, अनाज या फसल लहला रही है, तो उसको कभी भी
अकेला न छोड़ें। जी हाँ। उस भूमि को आप कभी भी ऐसा कोई ना कोई वहाँ उपस्थित रहे जो उसकी देखभाल करता रहे। जी। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो भी हम फसल या अनाज पैदा करते हैं, जो मानव शरीर है, जो जी। मानव जो है, उसका जो श्रम है, उसका अपना मन जो है, जी। उसकी अपनी आत्मा होती है। जो पूर्वज होते हैं, जो पहले से जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं, जिन परिवारों को, वो लोग समझते हैं जी हाँ। ये धरती जो हमारी माता है, इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जी हाँ। ये वसुंधरा है, ये सब कुछ दे सकती है। जी। तो आप देखेंगे कि आप इतने ढंग से अगर परिश्रम करते हैं, उचित समय में उसको बाज़ार में ले जाते हैं, एक अच्छे मुहूर्त में ले जाते हैं, जी। तो भी आपको इसका बहुत लाभ मिल सकता है। और आप ये ना सोचें कि ये सब तो आडंबर है, इससे क्या होता है। लेकिन यही सब होता है क्योंकि पूरा जगत हमसे नहीं चलता है। जी हाँ। इसमें देवी देवताओं का भी सब उतना ही आवश्यक आशीर्वाद वरदान सब रहता है। जी। तो उनके अपने अपने सबके एक कार्य हैं, वो हमको पता नहीं होता है, इसलिए हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो कुछ मान्यताएं होती है केवल उसी का पालन कर पाते हैं, कर लेते हैं। जी। तो फिर भी ऐसा करके भी आप किसी इष्ट की या देव की शरण में भी रह करके अपना कृषि कार्य कर सकते हैं। जी। तो उससे आपको भी फायदा होगा, लाभ होगा। और आप ये जैसा चाहें हो सकता है, जो भी कुछ फसल आए उसको यदि आप अपने घर में पूजा के सामने भी रखें, जी। भेंट करें, तो आप आशीर्वाद लें, तो निश्चित रूप से आपको हानि होने की संभावना तो कम हो ही जाएगी जी हाँ। और कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ। जी। एक प्रश्न ये है, गाय और खेती का आपस में क्या संबंध है? हाँ, ये बड़ा जो है अद्भुत प्रश्न है ये। जी। गाय और कृषि का ही संबंध है, क्योंकि गाय जो है हमारी मतलब माता भी है, गौ माता कहते हैं उसको। जी। तो गौ माता जो है वो, उसके द्वारा बैल होता है। बैल कृषि कार्य में कितने काम आते हैं, आज भी हो रहा है ऐसा। बैलों से कृषि होती है और वही होना भी चाहिए। जी। पर अब आधुनिक दौर में अब हम किसी को बलात् ये नहीं कह सकते कि नहीं तुमको बैलों से ही खेती करना पड़ेगी, तुम ट्रैक्टर नहीं चलाओगे। तो ये एकदम नहीं हो सकता है, लेकिन प्रयास तो ये होना ही चाहिए कि 2-4 जोड़ बैल हमारे पास हों। जी हाँ। और उनके जो सबसे बड़ी इसमें एक विशेषता ये होती है, अगर खेतों में गाय बंधती है जी हाँ। और उसका पालन पोषण होता है, जी हाँ। उसका दूध होता है, गोमूत्र होता है, गोबर होता है, जी। ये हमारे लिए बहुत परम कल्याणकारी होता है। जी। उस कृषि भूमि में कभी भी अभाव नहीं होगा। जी। वहाँ निश्चित रूप से आप गाय की सेवा मन लगाकर करें, डाँट डपट कर ना करें। जी हाँ। मन लगाकर गाय अगर आप पालते हैं और उसकी सेवा करते हैं, तो आपके घर में कमी हो ही नहीं सकती कभी। इतना भगवान इतने प्रसन्न होते हैं गौ माता से, उसका पालन करने से। जी। तो बैलों के द्वारा भी जो खेती होती है, उनके खुर में इतनी पावर होती है। खुर से जी। एक एलिमेंट, एक कोई तत्व ऐसा निकलता है जी। जो पूरी मिट्टी को पोषित कर देता है, जी। उसको उपजाऊ बना देता है। और जी। उससे जब बैल चलते हैं पूरे खेतों में, और उनका भी जो मूत्र है, गोबर है, ये सब एक खाद के रूप में भी काम आता है। जी। और जीव जो है प्राणी है, प्राणी मनुष्य जैसे प्राणी है, ऐसे वो भी एक प्राणी है, जी। वो भी जीवात्मा है। आप उसको बहुत प्यार से, स्नेह से और अच्छे से अगर उसकी देखभाल करके उससे काम लेते हैं, जी हाँ। तो ये बहुत जो है अच्छा प्रभाव देता है, अच्छा फल मिलता है इसका। जी। तो ये गाय का तो संबंध है ही, ये हर किसान के पास होनी चाहिए। जी। एक क्वेश्चन दिमाग में आया है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उन्होंने जो कृषि कानून बिल 3 लाए थे, तो वह किसानों के हित में कैसे है? क्या है उसमें? उसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो किसान उपयोगी बिल थे। उसमें एक बड़ा परिवर्तन ये था कि जो किसान हैं वो अपना उत्पादन, अपनी फसल जी। मंडी में ले जा कर के बेचें, मतलब ऐसा नहीं था। जी। वो भी बेच सकते हैं और
अपने अनुसार अपना मूल्य भी तय करके उसको बाज़ार में रख सकते थे। जी, और वो जो उनकी लागत है, उनका जो खर्च है जी, और उनका जो लाभ है, वो एक अपना मूल्य निर्धारित कर सकते थे जी, कि हमें अपनी जो फसल है वो इस मूल्य पर बेचना है, जी, तो उसके लिए वो स्वतंत्र हो जाते। जी, तो इससे उनको अपने मनचाहे जो दाम है या उसकी जो उनकी आय होना चाहिए थी, वो उनको मिल सकती थी। वो स्वतंत्र होते, जी, उन्हें केवल मंडी में ही जाना आवश्यक नहीं होता था। जी। ये एक सुधार काफ़ी अच्छा था उसमें। कहने का ये मतलब है कि कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट जो उत्पादन करती है, तो वो अपना मूल्य खुद निर्धारण करती है। हाँ, तो तो ये जैसे हाँ, किसान अपना मूल्य प्रोडक्ट जो भी अनाज उत्पादन करता है, उसका खुद मूल्य निर्धारण करे कि उसमें उसकी शक्ति कितनी लगी है, उसका व्यय कितना हुआ है, हाँ, वो अपना मूल्य निर्धारण करके मार्केट में लाए उसको। लाए। इस बारे में ये बिल्कुल वही चीज़ है कि हर किसी को ये अधिकार होता है, जी उसका हाँ, नैतिक अधिकार है, उसका एक नागरिक है, उसका एक श्रमिक है, उसका ये अधिकार है कि वो किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, जी हाँ, तो वो खुद देखेगा जी, कि उसमें उसको कितना श्रम लगा है, कितना उसने उसमें धन खर्च किया है, जी, पैसा खर्च किया, उसको क्या-क्या खर्चे आए हैं उसमें, जी, और उसकी उसमें कितने प्रतिशत की आय होना चाहिए। जी, वो खुद ये निश्चित कर सकता है और वो ये देख सकता है कि हाँ, मेरी जो फसल है, मेरा या गेहूँ का मूल्य है, वो मुझे इतने में पड़ रहा है और उसमें जो भी 10-20% का प्रॉफ़िट हो या 50% का हो, जैसा भी उसका योग बन जाता है, वो उससे अधिक ही लागत से अधिक ही अगर उसमें बेचता है, तो ही उसको कुछ प्राप्ति होगी, कोई लाभ होगा, प्रॉफ़िट होगा। जी, तो वो स्वयं अपना ये उसकी गुणवत्ता के आधार पर, उसके उत्पादन के आधार पर, उसके श्रम के आधार पर, उसकी जी, माँग के आधार पर अपने वस्तुओं का, अपने अनाज का मूल्य निर्धारित कर सकता है और व्यापारियों से वो सौदा कर सकता है। जी, उसे बताना होगा कि उसके उस जो है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका उत्पादन अ, किस तरह से और चीज़ों से और वस्तुओं से और अनाज से बेहतर है या उपयोगी है। वो इस चीज़ को अगर स्पष्ट कर सकता है, तो उसको करना चाहिए और ऐसे ही जगह अपना अनाज बेचना चाहिए। जी। इस कृषि बिल के संबंध में अमेरिका ने के राष्ट्रपति ने कहा था कि यह बिल भारत के किसानों को सुदृढ़ करने के लिए एक हथियार है। अब इस बारे में हाँ, अब जब अमेरिका जैसा देश जो है वो एडवांस कंट्री है जी, और अर्थव्यवस्था के बारे में अभी अमेरिका से ज़्यादा कौन जानता है। जी, तो भारत अवश्य इस ओर बढ़ रहा है। जी, तो अमेरिका की अपनी एक रिपोर्ट है, अपना एक आकलन है, जी, वो उसका उसमें क्या शोध किया हुआ होता है, वो काफ़ी जानकारी रखते हैं। अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसको एक मान्यता दी जाती है जी, और रिस्पॉन्सिबल होती है कोई मैटर जो है वो। तो उसमें अगर वो ऐसा कहते हैं तो वास्तव में कुछ बिल में ऐसा होगा ही। जी, उसको कुछ इस तरह से उसको तोड़-मरोड़ करके और भ्रमित करके उसको किसानों के उसमें आंदोलन में बदल करके और सब मटिया-मेट कर दिया। जी, तो उसका उपयोग जो हो सकता था वो हर एक किसान को अपने स्वतंत्र इस बारे में सोचना चाहिए। जी, उनके अपने जो लीडर्स होते हैं, वो इसमें पार्टीबाजी या ऐसा कोई, वो तो किसानों का अपना एक स्वतंत्र व्यवसाय है, वो अपने हित के लिए स्वयं निर्णय ले सकते हैं। जी, हाँ, और ऐसा ना हो कि हित हित का जो काम हो उसमें आप निर्णय न ले पाएँ और फिर उससे कोई लाभ भी प्राप्त न कर पाएँ और उससे वंचित रह जाएँ। जी, तो फिर उसको दोबारा होने में समय लगता है। तो किसान को भी इस बारे में जो कोई अच्छी बातें होती है और जो कोई डर होता है वो क्लियर करना चाहिए उसको, पर वो उसका लाभ तो उठा ही सकते थे। जी। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, के बारे में भी जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। हाँ, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के किसान प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, वो बहुत ही कम समय के लिए रहे थे वो,
जी पर उन्होंने जब देश में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई जी तो उन्होंने दो जो व्यवसाय है, जो दो कार्य हैं, जी हाँ जो उनसे संबंधित लोग हैं, उनके बारे में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी जी कि मेरा जो देश है वो किसानों का देश है। जी मेरे जो फौज में या सेना में जो जवान हैं, जी ये उनका देश है। जी तो उनके लिए दो बातें उस समय बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था आज़ादी को, जी हाँ और उस समय स्थितियाँ पैदा हुई थी युद्ध संबंधी। जी तो उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान, सबको एक कर दिया था उन्होंने भारत को। जी तो राष्ट्रीयता में पिरो दिया था और उसका जी परिणाम सर्वविदित है। जी दोस्तों, यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण रही। आगे फिर कभी मिलेंगे, लेकिन आप ये वीडियो हर ग्रुप में शेयर करना, अपने दोस्तों, बच्चों और परिवार वालों को ज़रूर सुनाना। धन्यवाद। राम राम। राम।